हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी 2025 के लिए। ये है विजन आईएएस का टेस्ट। तो देखिए लगातार टेस्ट किया जा रहा है। ये है टेस्ट नंबर 23 और इसमें एक पार्ट हो चुका है जो कि लगभग 28 क्वेश्चन कराया जा चुका है। उसके आगे से किया जाएगा और जितने भी टेस्ट होते हैं उस टेस्ट को टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाता है। तो टेलीग्राम का लिंक है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर, शॉर्ट में लिखेंगे और 2024 लिखेंगे। जैसे ही लिखेंगे इसको तो आप टेलीग्राम का लिंक पा जाएंगे और वहाँ से सारे PDF जो है आपको मिल जाएंगे। तो जितने भी PDF है उसको जाकर देखिए, उससे PDF से प्रैक्टिस किया करिए। और शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपको मिल सके। और क्वेश्चन नंबर 28 हो चुका है इसके पहले वीडियो में और आज है 29 नंबर। तो चलिए देखते हैं। परमाणु ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भूप्रपट्टी में यूरेनियम थोरियम की तुलना में अधिक पाया जाता है। और दूसरा है सबसे बड़े यूरेनियम भंडार वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य है तथा उसके पश्चात झारखंड है। और तीसरा है भारत में यूरेनियम के भंडार थोरियम से अधिक पाए जाते हैं। और चौथा है भारत में मोनाजाइट रेत सर्वाधिक भंडार आंध्र प्रदेश में है। कौन सा सही होगा इसमें से? ऑप्शन देख लीजिए, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या तो सभी चार। क्वेश्चन नंबर 29। पहला कथन है भूप्रपट्टी में यूरेनियम थोरियम की तुलना में अधिक पाया जाता है। पहला ही कथन गलत है। देखिए भूप्रपट्टी में थोरियम यूरेनियम की तुलना में अधिक पाया जाता है। ठीक है, थोरियम यूरेनियम की तुलना में अधिक पाया जाता है, न कि यूरेनियम थोरियम के। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है कि सबसे बड़े यूरेनियम भंडार वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य है तथा उसके पश्चात झारखंड है। तो ये ठीक है। तीसरा कहता है भारत में यूरेनियम के भंडार थोरियम से अधिक पाए जाते हैं। तो तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा इसमें। देखिए भारत के कुल यूरेनियम भंडार ये लगभग 1,02,600 है टन का है। ठीक है, जो कि अपेक्षाकृत बहुत कम है। तो तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। चौथा कहता है कि भारत में मोनाजाइट रेत के सर्वाधिक भंडार आंध्र प्रदेश में है। तो क्या सही है? तो बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश में है। तो कुल मिलाकर इसमें 2 कथन सही है, 2 कथन गलत है। तो कितने कथन सही हुए? ऑप्शन बी लगाएंगे, ओनली 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। भारत में भू उपयोग संवर्गों में हुए परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 1950 और 2014 के बीच कुल भूमि क्षेत्र में वन क्षेत्र प्रतिशत में वृद्धि हुई है। दूसरा है 1950 और 2014 के बीच निवल बोए गए क्षेत्र प्रतिशत में कमी हुई है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। तो इसमें पहला तो सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और उड़ीसा। बताना है कि उपरोक्त राज्यों में से कितने गोदावरी नदी बेसिन के अंतर्गत आते हैं। गोदावरी नदी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और उड़ीसा की बात कर रहा है। केवल एक, केवल दो, केवल तीन है तो सभी चार। तो गोदावरी नदी में देखिए ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा सभी के सभी आते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे। गोदावरी देखिए सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और ये देखिए 465 किलोमीटर लंबी नदी ये है। ये इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्रयंबकेश्वर से होता है और यह अपना बंगाल की खाड़ी में जो है जल विसर्जित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रेलवे जोन और मुख्यालय। नॉर्थ सेंट्रल दिल्ली, साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद, ईस्ट सेंट्रल कोलकाता। कितने सुमेलित हैं? 32। चलिए देखते हैं। नॉर्थ सेंट्रल ये दिल्ली लिखा हुआ है जो कि ये कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज। और साउथ सेंट्रल, तो साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद, ये ठीक है। ईस्ट सेंट्रल आपका कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा हाजीपुर में, न कि कोलकाता में। हाजीपुर में पड़ता है।
ठीक है। कोलकाता में देखिए ईस्टर्न है, ईस्टर्न सिर्फ। और ये दिल्ली का, दिल्ली में कौन सा है? तो वहाँ पे नॉर्दर्न है, सिर्फ नॉर्दर्न, यहाँ नॉर्थन सेंट्रल नहीं। तो कुल मिला के इसमें एक ही सही है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, सिकंदराबाद वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। पत्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पोर्ट ऑफ काल मूल रूप से मुख्य समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र है, जहां जहाज़ों को ईंधन भरने, जल भरने तथा खाद्य सामग्री लेने के लिए लंगर डाला जाता है। और दूसरा है, पैकेट स्टेशन फेरी पत्तन है, जो जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक तथा यात्रियों के परिवहन से जुड़े होते हैं। और तीसरा है, आंत्रपो पत्तन एकत्र केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जहां विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती हैं। कितने कथन सही हैं इसमें से? केवल एक और दो, एक और तीन, दो और तीन, या तो एक, दो, तीन। चलिए 33 नंबर, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करेंगे, पत्तन के संदर्भ में है। तो कहता है, पोर्ट ऑफ काल मूल रूप से मुख्य समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र है, जहां जहाज़ों को ईंधन भरने, जल भरने तथा खाद्य सामग्री लेने के लिए लंगर डाला जाता है। तो सही बात है ये। दूसरा है, पैकेट स्टेशन फेरी पत्तन है, जो जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक तथा यात्रियों के परिवहन से जुड़े होते हैं। तो ये भी ठीक है। तीसरा है, आंत्रपो पत्तन एकत्र केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जहां विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती हैं। तो ये भी कथन सही है, तीनों के तीनों ही कथन सही है। तो कौन सा लगाएंगे ऑप्शन? ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा लग जाएगा? डी लग जाएगा। तीनों के तीनों कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर हम 34 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसे कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क यानी GBF के भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। और दूसरा है, यह मुख्य रूप से एंडेंजर्ड प्रजातियों के लिए इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। कौन सा सही है इसमें से? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत? तो देखिएंगे, इसमें ये कह रहा है कि इसे कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, ये वन्य जीव की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण और कन्वेंशन के पक्षकारों के 14वीं बैठक को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था। और इस बैठक के दौरान जो है, ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो 14वीं बैठक में हुआ था। दूसरा कहता है, यह मुख्य रूप से एंडेंजर्ड प्रजातियों के लिए इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। तो दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रवासी प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी को बनाए रखे जाए। दोनों के दोनों कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खनिज खदान और संबंध स्थल, अभ्रक नेल्लोर, बक्साइट कोरापुट, लव अयस्क मयूरभंज कितने सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है, तो कोई नहीं। तो अभ्रक तो नेल्लोर का है, ठीक है। बक्साइट कोरापुट ठीक है। लव अयस्क मयूरभंज ये भी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। तीनों के तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 36, गर्म एवं आर्द्र भूमध्य रेखीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस क्षेत्र में इमारती लकड़ियों का वाणिज्यिक दोहन कठिन होता है। और दूसरा है, यह क्षेत्र अत्यधिक लाभदायक पशुधन पालन के लिए जाना जाता है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत? तो देखेंगे, इसमें दूसरा कथन गलत है। यह क्षेत्र अत्यधिक लाभदायक पशुधन पालन के लिए जाना जाता है। लेकिन पहला कथन इसमें सही है। इस संदर्भ में इमारती लकड़ियों का वाणिज्यिक दोहन कठिन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ये लगा देंगे, ओनली वन हो जाएगा इसमें से। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। सतत विकास की अवधारणा पर विमर्श को प्रेरित करने वाली प्रसिद्ध पुस्तक द पॉपुलेशन बम के संदर्भ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द पॉपुलेशन बम, डेनिस मिडोज, राचेल कार्सन, विलियम बोग्ड या पॉल एरलिच? तो चलिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
पॉल एलिच। आगे बढ़ेंगे, 38 नंबर देखेंगे। मानव बस्तियों के संदर्भ में क्रॉस आकार के प्रतिरूप सामान्यतः पाए जाते हैं समुद्र के बहुत निकट तटीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, प्रमुख सड़कों के प्रतिच्छेदन बिंदु के आसपास या बिना किसी परिवहन अवसंरचना वाले दूरस्थ गांवों में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमुख सड़कों के प्रतिच्छेदन बिंदु के आसपास। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 10 लाख की जनसंख्या तक पहुंचने वाला पहला आधुनिक शहर लंदन है। दूसरा है वर्तमान में विश्व स्तर पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कुल संख्या 100 से अधिक है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, दोनों के दोनों कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। गुल, खादीन और जोहड़ में क्या समानता है? गुल, खादीन और जोहड़ जल संचयन की पारंपरिक प्रणाली है, या जनजाति समुदाय की बुआई उत्सव, या तो चिकित्सा की पारंपरिक प्रणाली, या कर्तन दहन फसल पद्धति। तो गोल, खादीन और जोहड़ ये है जल संचयन की पारंपरिक प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। 41 नंबर है, लोकप्रिय मोटे अनाज ज्वार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, देश में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। और दूसरा है, इसे दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में बोया जाता है। कितने कथन सही हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 लोकप्रिय मोटे अनाज ज्वार के बारे में है। देश में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, सही है। दूसरा है कि इसे दक्षिणी राज्यों यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में बोया जाता है, तो ज्वार को बोया जाता है। दूसरा भी कथन सही हो जाएगा। कुल मिलाकर ऑप्शन लगाएंगे सी। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे अब। ई इंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ई इंक, पहला है, यह एनिमेशन और वीडियो के लिए बेहतर है क्योंकि यह पारंपरिक स्याही की तुलना में कई वर्ण संयोजन प्रदान करती है। और दूसरा है, यह ओलेड के समान अपनी स्वयं की रोशनी उत्पन्न करती है तथा यह बैकलाइट पर निर्भर नहीं होती है, जिसका उपयोग एलसीडी और एलईडी डिस्प्ले में किया जाता है। तो इसमें दोनों कथन सही है, या केवल एक सही है, या केवल दो सही है, या तो कोई नहीं। 42 नंबर कहता है कि ये पहला है कि यह एनिमेशन और वीडियो के लिए बेहतर है क्योंकि यह पारंपरिक स्याही की तुलना में कई वर्ण संयोजन प्रदान करती है। पहला कथन गलत है। देखिए, ई इंक में वर्णक दो दिशाओं में उन्मुख होते हैं, इसलिए यह लोगों द्वारा अपेक्षित वर्ण विविधता को सीमित कर देता है। इस प्रकार एनिमेशन और वीडियो के लिए यह कम बेहतर होता है। इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरा है कि यह ओलेड के समान अपनी स्वयं की रोशनी उत्पन्न कर सकती है तथा यह बैकलाइट पर निर्भर नहीं होती है, जिसका उपयोग एलसीडी और एलईडी डिस्प्ले में किया जाता है। तो इसमें दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। देखिए, ई इंक डिस्प्ले कागज की तरह ही प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। यह विशेषता उन्हें लंबे समय तक पढ़ने हेतु आंखों के लिए आरामदायक बनाती है। तो दूसरा भी कथन गलत। कुल मिलाकर पहला दूसरा दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी लग जाएगा, न ही पहला न ही दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। यह भारत में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम भागों में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बोया जाता है। यह फसल उस क्षेत्र के शुष्क दौर तथा सूखा को सहन करने में समर्थ है। यह एकल तथा मिश्रित फसल के रूप में बोई जाती है। यह फसल देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 5.2% भाग पर बोई जाती है। इस फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र और गुजरात हैं। निम्नलिखित में से बताना है कि किस फसल का उल्लेख किया गया है? ज्वार, मक्का, बाजरा या रागी? बताइए। तो कहता है कि यह भारत में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम भागों में बोया जाता है। ठीक है, पश्चिम और उत्तर पश्चिम भागों में, मतलब कि राजस्थान और गुजरात एरिया में। यह फसल जो है क्षेत्र के शुष्क तथा सूखा सहन करने में समर्थ है। यह एकल तथा मिश्रित फसल के रूप में बोई जाती है और यह फसल देश के कुल बोए में लगभग
5.2% भाग में बोई जाती है। यह फसल राज्य महाराष्ट्र गुजरात में है। महाराष्ट्र गुजरात में, चलिए ठीक है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्या हो रहा था? बाजरा हो रहा था ना। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, बाजरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ध्रुव पर अक्षांश की 1 डिग्री की रैखिक दूरी भूमध्य रेखा की तुलना में थोड़ी अधिक लंबी होती है, क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी सपाट है और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। कितने सही हैं? दोनों सही है, सही व्याख्या करता है या तो सही व्याख्या नहीं करता है। पहला सही है, दूसरा गलत है, या पहला गलत है, दूसरा सही है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर है 44। कहता है, ध्रुव पर अक्षांश की 1 डिग्री की रैखिक दूरी भूमध्य रेखा की तुलना में थोड़ी अधिक लंबी होती है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी सपाट है और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है, तो ये भी सही है। मतलब दूसरा पहले की व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे इसमें। इसी साथ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। निम्नलिखित सूचकांकों पर विचार कीजिए। कहता है, औद्योगिक इकाइयों की संख्या, औद्योगिक श्रमिकों की संख्या, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली विद्युत की मात्रा, कुल औद्योगिक उत्पादन, मूल्य वर्धित विनिर्माण। उपयुक्त में से कितने सूचकांकों का उपयोग भारत में उद्योगों के संकुल की पहचान हेतु होता है, किया जाता है? केवल 2, केवल 3, केवल 4 और सभी 5? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा क्या है कि कितने सूचकांकों का उपयोग भारत में उद्योगों के संकुल की पहचान के लिए होता है, किया जाता है? तो औद्योगिक इकाइयों की संख्या के लिए होता है, औद्योगिक श्रमिकों की संख्या ये भी है, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली विद्युत की मात्रा ये भी है, कुल औद्योगिक उत्पादन ये भी है, मूल्य वर्धित विनिर्माण ये भी है। सभी पांचों है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए इसमें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय भाषा परिवारों को देसी भाषा बोलने वालों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इंडो आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। कितने सही हैं? 1 2 3 4, 1 3 2 4, 2 1 4 3 या 3 1 2 4? तो इंडो आर्यन हो जाएगा, फिर द्रविड़ होगा, फिर ऑस्ट्रिक होगा, फिर चीनी तिब्बती होगा। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ऑप्शन नंबर इसमें ए लगा देंगे। घटते क्रम में अगर इसका देखना चाहेंगे आप, तो देखिए जो ऑस्ट्रिक है, ऑस्ट्रिक कितना है? 1.38 है। और द्रविड़, ये द्रविड़ आपका 20 हो जाएगा, और इंडो आर्यन आपका 73 हो जाएगा, और चीनी तिब्बती देखिए 0.85 है। तो घटते क्रम में हो गया 1 2 3 4। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। कच्चे तेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कच्चे तेल कहता है, सौर क्रूड ऑयल में सल्फर अशुद्धियां उच्च मात्रा में होती हैं। इसका निष्कर्षण आसान होता है तथा इससे दक्षतापूर्ण उच्च गुणवत्ता वाली गैसोलीन प्राप्त की जाती है। दूसरा कहता है, स्वीट क्रूड ऑयल में सल्फर 0.5% की मात्रा बहुत कम होती है, जिसे गैस और पेट्रोलियम उत्पादों में प्रसंस्कृत करने से पहले हटाने की आवश्यकता होती है। कितने सही हैं? 1 या 2 या दोनों सही है, दोनों गलत? 47 नंबर। सौर क्रूड ऑयल में सल्फर अशुद्धियां उच्च मात्रा में होती हैं। इसका निष्कर्षण आसान होता है तथा इससे दक्षतापूर्ण उच्च गुणवत्ता वाली गैसोलीन प्राप्त की जाती है। पहला ही कथन गलत है। देखिए, यदि क्रूड ऑयल में अपेक्षाकृत कम सल्फर यानी 0.5% होता है तो इसे स्वीट कहा जा सकता है, ठीक है। यदि इसमें पर्याप्त मात्रा में सल्फर होता है तो इसे सौर क्रूड कहा जाता है, ऑयल कहा जाता है। और स्वीट क्रूड ऑयल के निष्कर्षण प्रक्रिया में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और एक बार इसे प्राप्त करने के बाद उच्च गुणवत्ता वाला बायोगैसील और इसकी बड़ी मात्रा भी प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कि स्वीट क्रूड ऑयल में सल्फर 0.5% की मात्रा में बहुत कम होती है, जिसे गैस और पेट्रोलियम उत्पादों में प्रसंस्कृत करने से पहले हटाने की आवश्यकता होती है। तो दूसरा कथन, ये भी कथन गलत हो जाएगा। वही देखेंगे, इसमें सौर क्रूड ऑयल में उच्च मात्रा में अशुद्धियां अर्थात सल्फर पाई जाती हैं, यहाँ पे कम दिया हुआ है। तो दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। दोनों के दोनों कथन गलत हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। स्टार मीट्रिक
स्टार मीट्रिक जिसका उपयोग प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिमों और खतरों का पता लगाने के लिए किया जाता है, निम्नलिखित संगठनों में से किससे संबंधित है? IUCN, IPCC, UNEP या WWF? तो ये हो जाएगा IUCN से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, IUCN। क्या होता है IUCN? फुल फॉर्म क्या है? इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। कृषि गतिविधियों के संदर्भ में मिल्पा और लद्दाख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आदिकालीन निर्वाह कृषि, वृक्षारोपण कृषि, मिश्रित खेती या डेयरिंग फार्मिंग? तो ये हो जाएगा आपका आदिकालीन निर्वाह कृषि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पूर्वी और दक्षिणी एशिया और पूर्वी अफ्रीका उच्च जनसंख्या घनत्व प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है, जनसंख्या का संकेंद्रण उत्तरजीविता, संसाधन की उपलब्धता और आर्थिक अवसरों के लिए अनुकूल दशाओं वाले क्षेत्रों में होता है, जिससे गुच्छित या संहत बस्तियों का निर्माण होता है, जो आकार और घनत्व में भिन्न भिन्न होती है। कितने सही हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 50। चलिए, पूर्वी और दक्षिणी एशिया और पूर्वी अफ्रीका उच्च जनसंख्या घनत्व प्रदर्शित करते हैं, सही करते हैं। दूसरा है, जनसंख्या का संकेंद्रण उत्तरजीविता, संसाधन की उपलब्धता और आर्थिक अवसरों के लिए अनुकूल दशाओं वाले क्षेत्रों में होता है, जिससे गुच्छित या संहत बस्तियों का निर्माण होता है, जो आकार और घनत्व में भिन्न 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 होती हैं। दूसरा भी सही है। ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसके माध्यम से होता है? अंतर्राष्ट्रीय का WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है। तो विश्व व्यापार संगठन का गठन प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते यानी गैट को प्रतिस्थापित करके किया गया है। दूसरा है, केवल अरब प्रायद्वीप के तेल उत्पादक देश ही ओपेक यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की सदस्यता के पात्र हैं। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 51। तो देखिए, गेट का प्रतिस्थापित करके किया गया है, ये ठीक है, लेकिन दूसरा कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल शब्द ध्यान दीजिएगा, ऐसे शब्द जो होते हैं बहुत गलत ही होते हैं। तो दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। ऑप्शन नंबर इसमें ए लगा देंगे, केवल एक होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्या है कि विस्तृत आधार और शीर्ष की ओर संकुचित होने वाले देश का जनसंख्या पिरामिड भावी आर्थिक समृद्धि की उच्च क्षमता का प्रतीक है, क्योंकि विस्तृत आधार जनसंख्या पिरामिड युवा जनसंख्या के एक बड़े प्रतिशत और पर्याप्त श्रम शक्ति को दर्शाता है। कितने सही हैं? दोनों कथन सही है और सही व्याख्या करता है, या तो सही व्याख्या नहीं करता है। पहला सही है, दूसरा गलत है, या पहला गलत है, दूसरा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 तो देखेंगे, विस्तृत आधार और शीर्ष की ओर संकुचित होने वाले देश का जनसंख्या पिरामिड भावी आर्थिक समृद्धि की उच्च क्षमता का प्रतीक है, ठीक है। और दूसरा कहता है, क्योंकि विस्तृत आधार जनसंख्या पिरामिड युवा जनसंख्या के एक बड़े प्रतिशत और पर्याप्त श्रम शक्ति को दर्शाता है, तो ये भी सही है। जब दोनों सही है, सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए 53 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, संसद ने हाल ही में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 पारित किया है, ठीक है। पहला इसमें कथन है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के नामांकन की विधि और सेवा की शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी। दूसरा कहता है, यह अधिनियम 1974 के जल अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के लिए सरकारी विभागों और मंत्रालयों को छूट प्रदान करता है। तीसरा है, अधिनियम केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत दंड निर्धारित करने के लिए एडजुडिकेटिंग अधिकारी नियुक्त करने की अनुमति देता है और इसके आदेश के विरुद्ध किसी भी हाई कोर्ट के समक्ष अपील की जा सकती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
क्या पूछ रहा है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। चलिए अब देखिए ध्यान से और आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 53, संसद ने हाल ही में कौन सा किया है, प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण संशोधन 2024। तो देखिए ये जो बोर्ड ये है, ये राज्य सरकार द्वारा नहीं, केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कि इस अधिनियम 1974 के जल अधिनियम प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के लिए सरकारी विभागों और मंत्रालयों को छूट प्रदान करता है। तो दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। इसमें ये छूट प्रदान नहीं करता है, बल्कि जुर्माना देना होगा कोई भी दंड पकड़े जाने पर। तीसरा कहता है अधिनियम केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत दंड निर्धारित करने के लिए एडजुकेटिंग अधिकारी नियुक्त करने की अनुमति देता है, और इसके आदेश के विरुद्ध किसी भी हाई कोर्ट के समक्ष अपील की जा सकती है। तो इसमें तीसरा भी कथन इसमें गलत हो जाएगा। देखिए यह अधिनियम केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत दंड निर्धारित करने के लिए एजुकेटिंग अधिकारी नियुक्त करने की अनुमति देता है, लेकिन इसमें जो है यह आदेशों के विरुद्ध हरित न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की जा सकती है। ठीक है, हाई कोर्ट में नहीं, बल्कि कहाँ पर, एनजीटी जो होता है ना, एनजीटी नाम सुना होगा, उसमें। चलिए तीनों के तीनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा दीजिए, तीनों के तीनों ही कथन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। यह मानव प्रजाति उन व्यक्तियों से संबंध है जिनकी त्वचा का रंग गोरा, सीधे लहराते बाल और पतली मुखाकृति होती है। इसे मूलतः श्वेत प्रजाति के रूप में वर्णित किया जाता है। श्वेत मतलब सफ़ेद। यह ऐतिहासिक रूप से यूरोपीय एवं पश्चिमी एशियाई आबादी में से संबंध है। उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस मानव की प्रजाति का वर्णन करता है? मंगोलायड, काकेसाइड, कैपाइड या निग्रोगाइड? तो चलिए देखेंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काकेसाइड के बारे में बोलता है। ठीक है। अच्छा, ये निग्रोगाइड कहाँ के होते हैं? तो इनके जो रंग होते हैं, ये इनकी जो त्वचा होती है वो कौन से कलर की होती है? काले होते हैं क्या? गहरे रंग की त्वचा वाले होते हैं। जो इनकी अफ्रीकी मूल के लोग के होते हैं ये जो गहरे रंग की त्वचा, सख्त घुंघराले बाल होते हैं, बड़ी मुखाकृति होगी। मंगोलायड का तो सुना होगा, नाक को चिपटा होता है इन लोग का, सीधे एवं काले बाल होते हैं, पीली भूरी त्वचा होती है। ठीक है, एक और बचा हुआ है कैपाइड। तो कैपाइड देखिए, ये इनकी भी त्वचा रंग, उभरी गाल, हड्डियाँ, विशिष्ट मुखाकृति होती हैं। ये भी अफ्रीकी समूह के होते हैं। तो कुल मिला के इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काकेसाइड। चलिए 55 नंबर, क्रा स्थला संधि निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीप की भाग है? क्रा इरेबियन, मलय, भारतीय, अरबी। आपको पता होगा क्रा जल संधि में ही चीन अपना बना रहा है। मलय का भाग है यह, मलय का। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, मलय। चलिए 56 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में उड़ीसा में एक स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उड़ीसा के सबसे दक्षिणी क्षेत्र कोरापुटा जिले में स्थित है और पूर्वी घाट का एक हिस्सा है। दूसरा है, अपने पवित्र उपवनों के कारण इसका अत्यधिक सांस्कृतिक महत्व है। तीसरा है, यह भगवान शिव के प्राकृतिक चूना पत्थर गुफा मंदिर के निकट स्थित है। बताना है उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से किस जैव विविधता विरासत स्थल का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है? मंदसरू पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ, गंधमर्दन पहाड़ियाँ या गुप्तेश्वर वन? बताइए। तो देखिए हाल ही में उड़ीसा के कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, कौन सा? तो यह है गुप्तेश्वर वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 था ये। आगे बढ़ते हुए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। तेल शोधन कारखाने अवस्थिति: तातीपाका उड़ीसा, पारादीप आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात और बोगाईगांव असम। कितने सुमेलित हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या तो सभी चार? 57 नंबर। तातीपाका रिफाइन आंध्र प्रदेश में स्थित है। पारादीप रिफाइन उड़ीसा में स्थित है। कोयली रिफाइन गुजरात में है। बोगाई ये असम में है।
दो सही हैं, दो गलत हैं। सही पूछा हुआ है तो दो कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। हाल ही में सुर्खियों में रहे ऑपरेशन एस्पाइड्स का निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम वर्णन करता है? एस्पाइड, ठीक है। चलिए अब देखिए, पहला, इसे इजराइल द्वारा गाजा पट्टी को विसैन्यीकृत करने और हमास जैसे आतंकवादी संगठनों को निशस्त्र करने के लिए शुरू किया गया है। या तो दूसरा, यह रूस के विरुद्ध यूक्रेन के हमले का समर्थन करने के लिए उसको हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति करने के अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल है। तीसरा, चौथा, यह अदन की खाड़ी में समुद्री पाइरेसी के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में एक बहुराष्ट्रीय सुरक्षा पहल है। ये तो चौथा, यह लाल सागर के मालवाहक जहाज़ों को ईरान समर्थित हूती हमलों से बचाने के लिए यूरोपीय संघ की एक पहल है। कौन सा सही होगा? तो ऑपरेशन एस्पाइड जो था ये ऑप्शन नंबर डी के लिए ठीक है। यह लाल सागर के मालवाहक जहाज़ों को ईरान समर्थित हूती हमलों से बचाने के लिए यूरोपीय संघ की एक पहल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। रेल मार्ग है और जोड़ने वाले शहर हैं। पार साइबेरियन रेलवे, ये मास्को बीजिंग। पार कैनेडियन रेलवे, वैंकूवर हैलिफैक्स। संघ और प्रशांत रेलवे, न्यूयॉर्क शहर सैन फ्रांसिस्को। और ओरिएंट एक्सप्रेस, ये पर्थ सिडनी। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, ये तो सभी चार। क्वेश्चन नंबर 59। पार साइबेरियन रेलवे, मास्को बीजिंग दिया हुआ है, क्या सही है? ये देखिए, पीटर्सबर्ग यूरोप से लेकर ये ब्लास्टिस्की एशिया का सबको जोड़ता है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। पार कैनेडियन रेलवे, पार कैनेडियन रेलवे तो ये कनाडा में स्थित है। ये वैंकूवर हेलीफैंट, ये वाला सही हो जाएगा। ये वैंकूवर और हेलीफैक्स को जोड़ता है। तीसरा है संघ और प्रशांत रेलवे, तो ये न्यूयॉर्क शहर और सैन फ्रांसिस्को जोड़ता है, ये भी ठीक है। चौथा ओरिएंट एक्सप्रेस, ओरिएंट एक्सप्रेस तो ये इस्तांबुल तक विस्तृत है, इस्तांबुल तक। ये एक्सप्रेस संपूर्ण यूरोप में रेल संपर्क प्रदान करता है। एक्सप्रेसवे लंदन में इस्तांबुल की यात्रा समय होता है 10 दिन के मुकाबले में 96 घंटे पर रह गया है। तो दो कथन गलत, दो कथन सही, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रेल परिवहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अफ्रीका में चलने वाली ब्लू ट्रेन दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन को नामीबिया में विंडहोक से जोड़ती है। वही दूसरा है ओरिएंट एक्सप्रेस का एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है जो तुर्की के इस्तांबुल को जर्मनी से स्ट्रैसबर्ग से जोड़ता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 60। तो ये दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र के केपटाउन प्रेटोरिया तक ब्लू ट्रेन है, ठीक है। पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा। कहता है अफ्रीका में चलने वाली दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन को नामीबिया है, तो नामीबिया नहीं होगा, दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र से केपटाउन से प्रेटोरिया तक है। पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है ओरिएंट एक्सप्रेस एक पार महाद्वीपीय रेलमार्ग है जो तुर्की के इस्तांबुल को जर्मनी में स्ट्रैसबर्ग से जोड़ता है, तो दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा इसमें। दूसरा भी कथन इसमें गलत हो जाएगा। देखिए ओरिएंट एक्सप्रेस ये पेरिस से स्ट्रैसबर्ग, मुन्निक, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड से होती है, तो वही इस्तांबुल तक जाती है, ठीक है। तो ये स्ट्रैसबर्ग से जो दिया है जर्मनी में नहीं बल्कि पेरिस का है। तो इसमें दोनों कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। चलिए 61 नंबर देखिए। निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए। खंबात की खाड़ी, पश्चिमी तट के साथ महाद्वीपीय शेल्फ, कावेरी बेसिन, उपयुक्त में से कितने स्थल संभावित पेट्रोलियम भंडार माने जाते हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर दीजिए। तो देखेंगे इसमें पेट्रोलियम भंडार में खंबात की खाड़ी हो जाएगा, पश्चिमी तट के साथ महाद्वीपीय शेल्फ हो जाएगा, कावेरी बेसिन भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, सभी तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 62। राष्ट्रीय आयुष मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों को प्रोत्साहन देने का प्रयास करता है।
और दूसरा है इसके दायरे में सोवा रिक्पा और प्राकृतिक चिकित्सा भी सम्मिलित है। और तीसरा है यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 62। तो देखेंगे इसमें पहला कथन सही है कि यह भारतीय चिकित्सा पारंपरिक प्रणालियों को प्रोत्साहन देने का प्रयास करता है। दूसरा कथन इसमें सही नहीं है, इसके दायरे में सेवा, रिक्पा और प्राकृतिक चिकित्सा भी सम्मिलित है, ये कथन गलत हो जाएगा। और तीसरा कथन कहता है यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, तो तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। देखिए ये राष्ट्रीय आयुष मिशन एक का केंद्रित प्रायोजित योजना है, ठीक है, जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो सिर्फ एक ही कथन सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, ओनली वन होगा। चलिए 63 नंबर देखेंगे। मानव भूगोल के संदर्भ में सन्नगर पद को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है। मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से निर्मित एक विशाल नगरीय विकास क्षेत्र, या तो किसी शहर में जनसंख्या में गिरावट की प्रक्रिया, या तो नगरीय क्षेत्रों के पुनः ग्रामीकरण की प्रक्रिया, या तो एक विशाल नगर के विभाजित हो जाने से निर्मित एक विशाल नगरीय विकास क्षेत्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से निर्मित एक विशाल नगरीय विकास क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के कल्याण उपागम का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। दूसरा है स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाओं पर उच्चतर सरकारी व्यय। तीसरा है समाज के विशिष्ट वर्गों के लिए उनकी पसंद की उपेक्षा करते हुए उनकी बुनियादी आवश्यकताओं का प्रावधान करना। और चौथा है मानव विकास में वृद्धि की कुंजी स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण है। क्वेश्चन नंबर 64। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाओं पर उच्चतर सरकारी व्यय। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। भारत में रेल क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारतीय रेल नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे लंबा रेल नेटवर्क है। और दूसरा है भारत में 90% से अधिक रेलवे लाइन नैरो गेज पर आधारित है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। 65 नंबर। तो देखिए ये दूसरा नहीं बल्कि कौन कौन से नंबर पे? चौथा नंबर पे। तो पहले नंबर पे आपका आता है यूएस, पहले पे आता है यूएस, दूसरे पे आता है चाइना, तीसरे पे आता है रूस, तब आता है इंडिया। यूएस, चाइना, रूस, इंडिया, तो चौथे नंबर पे आता है, ठीक है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? भारत में 90% से अधिक रेलवे लाइन नैरो गेज पर आधारित है। नैरो गेज पर, क्या नैरो गेज पे है क्या? तो इसमें दूसरा भी कथन इसमें गलत हो जाएगा। ब्रॉड गेज होता है जो कि 1.616 मीटर का होता है, जो ऐसे होता है रेल, इस पर ट्रेन चलती है, तो इसी पे। और जो नैरो की बात करता है वो छोटी लाइन थी, मतलब जो बीच का गैप था वह था 0.672 मीटर का था, तो अब ये इस पे चलता है 1.616 मीटर होता है। तो दोनों के दोनों कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 66। भारत में खनिज संसाधनों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत में अधिकांश धात्विक खनिज उत्तर पश्चिमी प्रदेश में धारवाड़ शैल क्रम में पाया जाता है। और दूसरा है दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी की घाटियों में भारत का लगभग 30 से 40% कोयला भंडार पाया जाता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 66। तो कहता है भारत में अधिकांश धात्विक खनिज उत्तर पश्चिमी प्रदेश में धारवाड़ शैल क्रम में पाया जाता है, तो पहला कथन गलत है। देखिए भारत में अधिकांश धात्विक खनिज जो है ये प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों में पाया जाता है।
दूसरा है दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी की घाटियों में भारत का लगभग 30 से 40% कोयला भंडार पाया जाता है, तो ये भी गलत है। कोयले का लगभग 97% भाग जो है, ये दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी में पाया जाता है। ठीक है, 97%, न कि 30 से 40%। दोनों के दोनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा लगा देंगे? डी लगा देंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 67। मीथेन हाइड्रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह समुद्री तलों और अस्थायी तुषार में पाए जाने वाले जमे हुए मीथेन अणुओं का जालक है। और दूसरा है, यह 1 लीटर ठोस मीथेन हाइड्रेट से गैस निर्मुक्ति का अनुपात लगभग 150 लीटर है। और तीसरा है, कृष्णा गोदावरी बेसिन मीथेन हाइड्रेट के सबसे बड़े और समृद्ध स्रोतों में से एक है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 67। तो चलिए देखते हैं। मीथेन हाइड्रेट, यह समुद्री तलों और अस्थायी तुषार में पाए जाने वाला जमे हुए मीथेन अणुओं का जालक है। सही है। दूसरा है, यह 1 लीटर ठोस मीथेन हाइड्रेट से गैस निर्मुक्ति का अनुपात लगभग 150 लीटर है। ये भी ठीक है। तीसरा है, कृष्णा गोदावरी बेसिन मीथेन हाइड्रेट के सबसे बड़े और समृद्ध स्रोतों में से एक है। तो ये भी सही है। तीनों के तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। ये टेस्ट नंबर 23 है। टेस्ट नंबर 20, 21, 22 जितने भी हैं PDF सबको प्रोवाइड करा दिया गया है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम जुड़ने के लिए PR नॉलेज रिसर्च सेंटर 2024 लिखेंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डेली टेस्ट करते रहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।